प्रभात खबर का संपादकीय प्रभात सुन रहे हैं। दिन है सोमवार, तारीख है 30 जनवरी 2023। विषय है अपना रवैया बदलें प्रशासनिक अधिकारी। पुरानी कहावत है कि देश में शासन पीएम, सीएम और डीएम ही चलाते हैं। बहुत हद तक इसमें सच्चाई भी है। हाल में प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर दो खबरें सामने आई हैं। भोपाल में खबर आई है कि वहां तैनात एक आईपीएस अधिकारी के बंगले पर 44 कांस्टेबल सेवा में लगे थे। नियमानुसार 2 अर्दली रखे जा सकते हैं। बेड टी तैयार करने से लेकर खाना बनाने का जिम्मा इन्हीं कांस्टेबल का था। इनमें से कुछ झाड़ू पोछा करते थे तो कुछ कपड़े धोने और चौकीदारी और माली का भी काम करते थे। अधिकारी के पति भी वरिष्ठ अधिकारी हैं। उनके कोटे से भी 12 कर्मचारी बंगले पर तैनात थे। खबरों के अनुसार यदि उनकी सेवा में तैनात सभी कर्मचारियों का वेतन जोड़ा जाए तो सरकारी खजाने से हर महीने 27 लाख रुपए से ज़्यादा का भुगतान किया जा रहा था। दूसरी ओर हमारे देश में अशोक खेमका जैसे अफसर भी हैं जो अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। हरियाणा कैडर का यह अधिकारी किसी भी व्यवस्था को रास नहीं आता है। पिछले दिनों खेमका ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखकर कहा है कि उनके पास काम कम है और उन्हें अधिक काम सौंपा जाए ताकि वे अपने वेतन को न्यायोचित ठहरा सके। खेमका का 30 साल की नौकरी में 55वीं बार तबादला हुआ है और अब उन्हें अभिलेखागार विभाग में भेज दिया गया है। इस विभाग में सिर्फ 22 कर्मचारी काम करते हैं और काम तो कुछ है नहीं, इसलिए बार बार उनका तबादला इस विभाग में कर दिया जाता है। खेमका 2012 सुर्खियों में तब आए जब उन्होंने सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े गुरुग्राम के एक जमीन सौदे के म्यूटेशन को रद्द कर दिया था। कुछ समय पहले बिहार की एक आईएएस अधिकारी भी चर्चा में रही थी। पटना के एक कार्यक्रम में एक छात्रा ने उनसे फ्री सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने को लेकर सवाल पूछा था। इस पर उनका जवाब था कि मांग क्या कोई अंत है, कल जींस पैंट भी मांगोगे और परसों कहोगे कि जूते क्यों नहीं देते हैं। जब छात्रा ने कहा कि सरकार वोट मांगने तो आ जाती है तो इस पर उन्होंने कहा कि मत दो तुम वोट, पाकिस्तान चली जाओ। यह वीडियो देश भर में चर्चा का केंद्र रहा था। बाद में उस अधिकारी ने माफ़ी मांग ली थी। झारखंड की तो पूछिए ही मत। कहा जाता है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। यहाँ की कथा भी अनंत है। कुछ दिनों पहले दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में अपने कुत्ते के साथ सैर करने वाले आईएएस अफसरों का मामला चर्चा में रहा था। जब वे अपने कुत्ते को टहलाने ले जाते थे तो पूरा स्टेडियम खाली करा दिया जाता था और वहां प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सभी खिलाड़ियों को स्टेडियम से बाहर निकाल दिया जाता था। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में खबर छपने के बाद गृह मंत्रालय ने आईएएस दंपति का तबादला कर दिया। कहने का आशय यह है कि अधिकारियों में पद के दुरुपयोग की प्रवृत्ति बढ़ गई है। जिसके लिए प्रशासनिक सेवा गठित की गई थी वह अपना काम करती नजर नहीं आ रही है। अधिसंख्य अधिकारियों में संवेदना और मानवीय मूल्यों का अभाव साफ नजर आता है।
उनके अधिकारी प्रशासनिक ओहदे का बेजा इस्तेमाल करते नज़र आ रहे हैं। हमारे सामने ऐसी अनेक घटनाएं हैं जिनमें अधिकारियों के पास से बड़ी राशियां बरामद हुई हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सभी अधिकारी अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हों। ऐसे भी अनेक अधिकारी हैं जिनका ध्येय जनसेवा है। मुंबई में अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाने के कारण खैरनार चर्चित हुए थे। किरण बेदी जब दिल्ली पुलिस की अधिकारी थीं तो बेहद चर्चित रही थीं। उन्होंने ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने और अवैध वाहनों को हटाने के लिए पहली बार दिल्ली के क्रेन का इस्तेमाल किया था और लोग उन्हें क्रेन बेदी तक कहने लगे थे। लेकिन सत्ता प्रतिष्ठानों को भी ऐसे अफसर पसंद नहीं आते और उनके बार बार तबादले होते हैं। अब ऐसे नौकरशाह उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। कुछ समय पूर्व असम में बाढ़ के दौरान एक आईएएस अधिकारी कीर्ति जल्ली की कीचड़ में उतरकर लोगों की मदद करते हुए तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इसकी लोगों ने बड़ी सराहना की थी। फोटो में आईएएस अधिकारी कीर्ति जल्ली एक अन्य महिला के साथ एक नाव में खड़ी हैं, जहां दोनों के ही पांव कीचड़ से सने हुए हैं। असम में बाढ़ के बीच लोगों की मदद करने के लिए उनकी दिक्कतें सुनने के लिए आईएएस अधिकारी कीर्ति जल्ली बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंच गई थीं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 50 वर्षों से ही बाढ़ से परेशान होते चले आ रहे हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि जब कोई आईएएस अधिकारी उनके पास बाढ़ के दिनों में आया हो और उनकी दिक्कतें सुनी हो। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी में जिन नवयुवकों का चयन होता है वे कड़ी मेहनत और प्रतिस्पर्धा में अपना मुकाम हासिल कर पाते हैं। किसी नवयुवक के प्रशासनिक सेवा में चयन पर बधाइयों का तांता लग जाता है, पूरे परिवार का नाम रोशन हो जाता है। लेकिन जब तब अधिकारियों के आचार व्यवहार को लेकर निराशाजनक खबरें सामने आती हैं तो सिर शर्म से झुक जाता है। कुछ समय पहले प्रशासनिक सेवा की कोचिंग चलाने वाले एक सज्जन से भेंट हुई और उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। उनका कहना था कि जब किसी नवयुवक का चयन होता है तो वह शुरुआत में पैर छूता है और बहुत विनम्रता से मिलता है। कुछ समय बाद वह हाथ मिलाता है, तब वह कुछ मान चुका होता है कि किसी अन्य जमात से हैं। 4-5 साल बाद अगर कहीं आमना सामना हुआ तो अधिकांश मामलों में वह पूरी तरह अनदेखी कर देता है, जैसे जानता ही न हो। उनकी व्याख्या थी कि तब यह बात उसके मस्तिष्क में स्थापित हो चुकी होती है कि वह अन्य लोगों से सर्वश्रेष्ठ है और बाकी लोग उससे कमतर हैं। अधिकारियों को यह समझना होगा कि उनका यह स्थान उनकी योग्यता के कारण मिला है और वे व्यवस्था एवं जनता के प्रति जवाबदेह हैं, किसी राजनीतिक दल के प्रति नहीं। विकास की रोशनी गरीब आदमी तक पहुँचे, इसको सुनिश्चित करने के लिए आप इस जगह पर बैठे हैं। देश में अधिकारियों का सम्मान बना रहे, इस पर स्वयं गौर करना होगा। अगला विषय है देशी ऑपरेटिंग सिस्टम। भारत में अत्याधुनिक डिजिटल तकनीक के विकास और विस्तार की प्रक्रिया उत्साहजनक गति से आगे बढ़ रही है। आईआईटी मद्रास द्वारा पोषित एक उद्यम ने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है जिसे भार ओएस नाम दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि हमारे तमाम कंप्यूटर उपकरण ऑपरेटिंग सिस्टम से ही संचालित होते हैं। अपने स्मार्टफोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्ट टीवी आदि में हम विदेशों में विकसित सिस्टमों का इस्तेमाल करते हैं। इस नए स्वदेशी सिस्टम का सफल परीक्षण कुछ दिन पहले 2 केंद्रीय मंत्रियों धर्मेंद्र प्रधान एवं अश्विनी वैष्णव द्वारा किया गया। जेंडके ऑपरेशंस लिमिटेड द्वारा विकसित भार ओएस एक लिनक्स कर्नेल आधारित सिस्टम है जो एंड्रॉयड से मिलता जुलता है। आमतौर पर हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम अपने मोबाइल उपकरण में इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ अनेक ऐप भी हमें अपने फ़ोन या टैबलेट में डाउनलोड करना पड़ता है, भले हमें उनकी ज़रूरत हो या नहीं। कई बार उपभोक्ता को उनकी जानकारी भी नहीं होती है। इस पहलू को लेकर बड़ी तकनीक कंपनियों की एक आलोचना भी होती रही है और उन्हें जांच का भी सामना करना पड़ता है। ये ऐप हमारी निजात और डाटा सुरक्षा का अतिक्रमण कर सकते हैं। हाल ही में गूगल के एंड्रॉयड सिस्टम को कानूनी झटका लगा है। भारतीय ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी ऐप जुड़ा हुआ नहीं है और उपभोक्ता अपनी ज़रूरत के हिसाब से ऐप डाउनलोड कर सकता है। बड़े पैमाने पर इस्तेमाल में आने के बाद यह सिस्टम डाटा सुरक्षा को सुनिश्चित करने में बड़ा सहायक हो सकता है। भारत सरकार जल्द ही डाटा सुरक्षा और संग्रहण को लेकर तथा बड़ी तकनीकी कंपनी को काबू में रखने के लिए कानूनी प्रावधान करने जा रही है। ये कंपनियां भारतीय उपभोक्ता के डाटा को देश से बाहर ले जाती हैं, जो नागरिकों एवं देश की सुरक्षा के लिए भी नुकसानदेह है। हमारे फ़ोन में वायरस, मालवेयर, हैकिंग, फर्जीवाड़ा आदि जैसे अनेक समस्याएं ऑपरेटिंग सिस्टम और ऐप की खामियों की वजह से भी पैदा होती हैं। माना जा रहा है कि देश में ही विकसित होने तथा अपेक्षाकृत अधिक पारदर्शी होने के चलते भार ओएस एक महत्वपूर्ण डिजिटल उपलब्धि साबित हो सकती है। अभी इसे कुछ संगठनों के इस्तेमाल के लिए मुहैया कराया जा रहा है तथा जल्द ही निजी उद्योगों, सरकारी संस्थानों, राजनीतिक महत्व की एजेंसियों तथा टेलीकॉम कंपनियों के लिए यह उपलब्ध होगा। आशा है कि आम उपभोक्ता भी इसे कुछ समय बाद अपना सकेंगे। अगला विषय है महात्मा गांधी का जीवन ही उनका संदेश। महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर उनके बारे में जानने या बताने की सबसे पते की बात यह ही है कि उनके निकट उनका जीवन ही उनका संदेश था। सत्य व अहिंसा का अपना बहुत प्रचारित संदेश भी उन्होंने अपने जीवन में साध कर और अपना धर्म बनाकर ही दिया। अहिंसा को वे मनुष्य मात्र का सबसे बड़ा कर्तव्य मानते थे और चाहते थे कि जो लोग उनका पूरा पालन नहीं कर सकते वे कम से कम उनकी भावना को समझें। वे जोर देकर कहा करते थे कि अहिंसा कायरता का पर्याय नहीं है और दिल में हिंसा भरी है, तो अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए अहिंसा का शोर मचाने से बेहतर है कि हिंसा की जाए। उन्होंने अहिंसा को आज़ादी की लड़ाई का हथियार बनाया, तो उनका स्पष्ट मानना था कि हिंसक तरीकों से हिंसक आज़ादी ही हासिल हो सकती है, जो देश के किसी काम नहीं आएगी। उनका मत था कि देश तलवार की नीति अपना ले
तो वह भले ही क्षणिक विजय पा ले, लेकिन न उस विजय की उम्र लंबी होगी और न वह गर्व का विषय होगी। हम जानते हैं कि चौरी चौरा कांड के बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि अभी देश अहिंसक संघर्षों के लिए तैयार नहीं हो पाया है। दरअसल वे भारत को स्वतंत्र ही नहीं, बलवान होता हुआ भी देखना चाहते थे और उनके अनुसार हिंसा बलवानों का नहीं, कमजोरों व कायरों का हथियार थी। वे कहते थे कि पश्चिम के रक्त रंजित मार्ग पर चलते रहने में भारत का कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि उस पर चलते चलते पश्चिम स्वयं थक गया है। उन्होंने चेताया भी था कि देश के लिए पश्चिमी सभ्यता की विचारहीन व विवेकहीन नकल का अर्थ अपने हाथों अपना सर्वनाश कर लेना होगा। इसलिए उसे उस सुनहरे माया मृग के पीछे छोड़ना ही नहीं चाहिए, दौड़ना ही नहीं चाहिए। उनकी निगाह में उस आज़ादी की भी कोई सार्थकता नहीं थी जिसमें गलती करने की आज़ादी, आत्मसंयम व आत्मानुशासन शामिल न हो। यह आत्मसंयम उन्हें संपत्ति के अर्जन व संयम की होड़ में भी अभीष्ट था। उनके मतानुसार हमारी धरती ज़रूरतें तो सबकी पूरी कर सकती है, लेकिन किसी एक व्यक्ति की भी हवस के लिए कम है। वर्ष 1931 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के बुलावे पर वे उनसे मिलने धोती पहने अर्धनंगे बदन बकिंघम पैलेस गए, जिसे अंग्रेज अपना सांस्कृतिक प्रतीक मानते हैं। इस सवाल पर कि पूरे कपड़े पहनकर वे क्यों नहीं आए, वे यह कहने से नहीं चूके कि कैसे पहनकर आता। मेरे तो क्या, सारे हिंदुस्तानियों के हिस्से के कपड़े तो आपके देश ने छीन व पहन लिए हैं। उनका यह व्यंग जितना ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा भारतीयों के शोषण के खिलाफ था, उतना ही बेतहाशा उपभोग के खिलाफ भी। इसे एक और बकाये से बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। एक दिन एक सेठ उनसे मिलने आए और पूछने लगे कि बापू, क्या बात है कि आपके नाम पर लोग देश भर में गांधी टोपी पहनते हैं, लेकिन आप स्वयं इसका इस्तेमाल नहीं करते। महात्मा का दो टूक जवाब था, आप अपनी पगड़ी उतार कर देखिए, उसमें जितना कपड़ा लगा है उतने में कम से कम 20 टोपियां बन सकती हैं। जब आप जैसे धनी महानुभाव 20 टोपियों के बराबर कपड़ा अपने अकेले पगड़ी में लगा लेंगे तो बेचारे 19 आदमियों का टोपी तक से वंचित होना ही पड़ेगा। मैं उन्हीं में से एक हूँ। अपनी कमियां स्वीकार करने में भी महात्मा का कोई सानी नहीं था। ऐतिहासिक दांडी यात्रा से थोड़ा पहले की बात है। चूँकि वे चेचक का टीका लगवाने के विरुद्ध थे, इसलिए किसी आश्रमवासी अभिभावक ने अपने बच्चों को टीका नहीं लगवाया था। इसका फल यह हुआ कि चेचक से कई बच्चे मृत्यु के गले में समा गए। तब खासे बेचैन महात्मा ने अपना
पश्चाताप इन शब्दों में व्यक्त किया। छोटे बच्चे असमय काल के गाल में समा जा रहे हैं। मैं उनकी मृत्यु को चुपचाप देखता रहता हूँ और उन्हें बचा नहीं पाता। इसलिए अब उनकी मृत्यु का बोझ मेरे मन मस्तिष्क पर भारी पड़ने लगा है। उनकी जाने के बाद मेरा मन यह सोचकर बहुत बेचैन हो रहा है कि कहीं उनकी मौतें मेरी अज्ञानता व झक्कीपन का नतीजा तो नहीं है। उसके बाद उन्होंने अभिभावकों को बच्चों को टीका लगाने की अनुमति दे दी। उनकी ऐसी ही साधारणता से अभिभूत होकर महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि भविष्य की पीढ़ियों को इस पर विश्वास करने में बहुत मुश्किल होगी कि हाड़ मांस से बना उनके जैसा कोई व्यक्ति भी कभी इस धरती पर आया था। अगला विषय है यूरोप की जीडीपी और महिलाएं। जर्मनी में इस समय अर्थव्यवस्था का शायद ही कोई क्षेत्र है जहां कुशल कर्मचारियों के अभाव की बात न हो रही हो। विशेषकर तकनीक और आईटी के क्षेत्र में कुशल कर्मियों की कमी अर्थव्यवस्था के विकास को प्रभावित कर रही है। कंसल्टेंसी कंपनी मैकेंजी के अध्ययन के अनुसार यदि तकनीकी क्षेत्रों में महिलाओं की तादाद बढ़ाई जा सके तो यूरोप में आर्थिक विकास को अत्यंत तेज किया जा सकता है। हालांकि विज्ञान और तकनीक से जुड़े पेशों में कुल कर्मचारियों की कमी है, लेकिन नौकरी की बेहतर संभावनाओं एवं अच्छे वेतन के ऑफर के बावजूद कंपनियों को पर्याप्त लोग नहीं मिल रहे। इसलिए एक वजह ये भी है कि पर्याप्त लड़कियां इन विषयों की पढ़ाई नहीं कर रही हैं और यदि पढ़ाई शुरू भी करती हैं तो उसे पूरा नहीं करती। कई बार तो वे पढ़ाई पूरी करने के बावजूद तकनीकी पेशों में जाने के बदले सामान्य पेशों को प्राथमिकता देती हैं। इस समय यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों में तकनीकी क्षेत्रों में काम करने वालों में सिर्फ 22% महिलाएं हैं। अध्ययन की माने तो अगर यूरोपीय देश 2027 तक तकनीकी नौकरियों में महिलाओं की संख्या 45% तक बढ़ा देते हैं तो यूरोप के सफल घरेलू उद्योग में 260 अरब यूरो की वृद्धि हो सकती है और वह 600 अरब यूरो हो जाएगा। यूरोपीय संघ के श्रम बाजार में 2027 तक तकनीकी क्षेत्र में 14 लाख से 39 लाख तक कर्मचारियों की कमी है। जर्मनी में तकनीकी पेशों में करीब 80 लाख कुशल कर्मियों की कमी है। इस कमी की भरपाई यूरोपीय देश इस समय उपलब्ध प्रतिभाओं से नहीं कर सकते जिनमें पुरुषों का वर्चस्व है। यूरोप की तकनीकी कंपनियों में जेंडर डाइवर्सिटी का अभाव न सिर्फ कर्मचारियों के लिए बल्कि नवाचार और पूरे यूरोपीय समाज की हानि की वजह है। अगला विषय है आत्मसम्मान का पुनर्जागरण। विविधता में एकता हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता है। करोड़ों की आबादी वाले इस देश में हर कोई कुछ बनने की या कुछ कर दिखाने की तमन्ना रखता है। आज की प्रतियोगिता से भरी इस दुनिया के बीच अपने भीतर की छुपी हुई प्रतिभा को विश्व के समक्ष लाने का जज्बा हर एक के अंदर होता है, क्योंकि हम सभी का अपना अपना अद्वितीय इतिहास, सोच और व्यवहार है जिसके साथ हम इस धरा पर जन्मे हैं। मगर इनके साथ जन्म लेने के साथ ही
हम तुलना करने का गहरा संस्करण धारण कर लेते हैं, जो आगे चलकर हमारे जीवन के लिए काफ़ी घातक सिद्ध होता है। यह बड़े अचरज की बात है, परंतु सत्य यही है कि बचपन से ही हमें दूसरों के साथ अपनी तुलना करने की को शिक्षा दी जाती है और उसके साथ उनकी शैली की नकल करना भी सिखाया जाता है। फलस्वरूप हम अपनी मूल पहचान खो बैठते हैं। विश्व भर में मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि तुलना करना और नकल करना मनुष्य के आत्मसम्मान के सबसे बड़े शत्रु हैं, क्योंकि यह हमें अपनी मूल पहचान से विमुख कर देते हैं, जिस कारण हमारा अस्तित्व बहुत सतही स्तर पर रह जाता है। अतः अपने आत्मसम्मान को पुनर्जागृत करने की पहली चाबी है तुलना करने के आदत को छोड़ना। हमें स्वयं को यह बात बार बार स्मरण कराना होगा कि मैं सबसे अलग हूँ। अपनी अद्वितीयता की महसूसता द्वारा हमारे भीतर अपनी कमी, कमजोरी और गलतियों को स्वीकार करने के साहस का निर्माण होगा, जिसके फलस्वरूप हम यथार्थ आत्म परिवर्तन की प्रक्रिया की ओर अपने कदम आसानी से बढ़ा पाएंगे। एक बात सदा याद रखें कि हम सभी पहले से ही सुंदर और सही हैं। वास्तव में यह एक अजीब विरोधाभास है, क्योंकि यह सुंदरता एक गुप्त खजाने के रूप में हम सभी के भीतर छुपी है, परंतु हम उस तक पहुंच पाने में असमर्थ हैं। भला ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमें अपने भीतर गहराई में जाने की विधि किसी ने सिखाई ही नहीं है। हम अपनी बाहरी सुंदरता में इस कदर मगन रहते हैं, कभी हमें आंतरिक सुंदरता के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने का अवसर ही नहीं मिल पाता। अगला विषय है बजट मुक्त जीवन की तरफ। स्मार्ट विश्वविद्यालय ने बजट विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया। इसमें प्रथम पुरस्कार प्राप्त निबंध इस प्रकार है। बजट का हमारे जीवन में घना महत्व है। हर आइटम का बजट बनता है। इतने रुपए आएंगे और इतने रुपए जाएंगे। सिर्फ परम मूर्ख, परम अक्लमंद और सरकार ही बजट की चिंताओं से मुक्त होते हैं। परम अक्लमंद कौन है? जैसे विजय माल्या, बिना यह चिंता किए कि जो लोन पर लोन लिए जा रहा हूँ उन्हें कैसे चुका सकूँगा, ऐसी चिंताओं से मुक्त माल्या साहब हवाई जहाज़ों, फार्मूला 1 कार रेसों में रकम उड़ाते रहे। भारत के प्रदूषण गाँव-गाँव से मुक्त होकर माल्या ब्रिटेन में आनंद कर रहे हैं। सरकारें जिस तरह से अर्थशास्त्र चलाती हैं, वैसे ही अर्थशास्त्र अगर आम आदमी चलाने लग जाए तो देश में विकट बवाल खड़े हो जाएं। जैसे कोई आम आदमी यूँ करे कि 10,000 रुपये प्रति महीने की आमदनी पर 1 लाख का खर्च खड़ा कर दे और फिर पड़ोस से उधार लाए, फिर उसके भी पड़ोस से उधार मांग लाए। उधार वापसी का जब वक्त आए तो बंदा घर में नोट छापने की मशीन से नोट छापने लगे। ऐसा कोई करने लगे तो समझना चाहिए कि अर्थशास्त्र की इसकी समझ सरकार जैसी हो गई है। पर जो सरकार नहीं है, जो आम आदमी भी नहीं, फिर भी दनादन पैसे खर्च किए जाए
तो समझना चाहिए कि वह या तो परम मूर्ख है या पाकिस्तान सरकार है। पाकिस्तान में इन दिनों आटे की भी किल्लत है। वहाँ यूं तो अपनी पब्लिक को राशन के जरिए सस्ता गेहूं आटा बेचने के लिए पैसा नहीं है, पर पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। जनता बम नहीं खा सकती है, वह आटा ही मांग रही है। तो कुल मिलाकर मूर्ख पाकिस्तान और विजय माल्या बजट की चिंता नहीं करते, और जैसा कि सब जानते हैं कि मूर्ख परम आनंद में रहते हैं। कुल मिलाकर हम यह समझ सकते हैं कि बजट की चिंता सिर्फ आम आदमी को ही सताती है, और उसे तो सब ही सताते हैं, तो बजट को दोष क्या दें। पर मूर्ख होना सबके लिए आसान नहीं होता। आम आदमी तो तमाम तरकीबें सोचनी होती हैं। जिंदा रहने की आम आदमी के पास ब्रिटेन जाने का विकल्प न होता, फिर आम आदमी इतना बेशरम भी न हो सकता जितना विजय माल्या होते हैं। तो कुल मिलाकर आम आदमी बजट की चिंताओं से मुक्त ना हो पाता। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर किसी को बजट की चिंताओं से मुक्त होना है तो उसे या तो विजय माल्या बन लेना चाहिए या फिर पाकिस्तानी फौज में अफसर। बाकियों को तो बजट की चिंता करनी ही पड़ेगी। अगला विषय है भ्रष्टाचार की बड़ी समस्या। सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है। एक छोटा सा भी काम करवाना हो तो बाबुओं को खुश करना पड़ता है। जब तक उन्हें अंडर टेबल पैसे नहीं मिलते फाइलें आगे नहीं बढ़ती। देश भर में लगभग यही हाल है। भ्रष्टाचार के कारण ही सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता है। यह सच है कि सुविधा शुल्क के नाम से प्रचलित रिश्वत की यह राशि नीचे से लेकर ऊपर तक पहुंचती है, जो एक गंभीर समस्या है। सरकार को इस ओर ध्यान देने और कड़ाई करने की अत्यंत आवश्यकता है। अगला विषय है G20 की अध्यक्षता। आज दुनिया अस्थिरता के दौर से गुजर रही है। कोरोना, यूक्रेन रूस युद्ध समेत तमाम परेशानियों ने आज दुनिया को काफ़ी अस्थिर कर दिया है। ऐसे में भारत इस वर्ष G20 की अध्यक्षता कर रहा है। भारत के लिए यह मौका है कि वह इस दुविधा के दौर में एक लीडर की भूमिका में आए। इससे आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर वह दुनिया को राह दिखा सकता है, अपनी सार्थक भूमिका से विश्व में एक छाप छोड़ सकता है। इस मौके को उसे बिल्कुल भी नहीं गंवाना चाहिए। इसी के साथ आज का एडिटोरियल समाप्त होता है।